हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी जीडी की जो 2023 और 24 में एग्जाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आपको ये अनुभव हो सके कि अभी जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनका क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या ट्रेंड है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन 15 प्रश्नों में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएं, ताकि आप आने वाली परीक्षा में और अच्छे से कम समय में इन शॉर्ट ट्रिक्स का सहारा लेके अपना समय बचा सकें और अच्छे से स्कोर कर पाएं। साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम आपके फंडामेंटल नॉलेज को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम हमेशा एक दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। वो है कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब की ट्रिक से मिलने के चांसेस होते हैं। अधिकांश केसेस में अगर बड़ा अंतर है तो गुणा भाग या स्क्वायर या क्यूब से हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर कम है, छोटा है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की चांसेस होते हैं। कभी कभी प्राइम नंबर की ट्रिक भी हमको लगानी होती है, या अभाज्य संख्याओं की जो ट्रिक होती है। इस प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 के बाद 13, 13 के बाद 29, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 125 है, फिर 253 है। तो संख्याएं तुलनात्मक रूप से एकदम से बड़ी हो रही है। जैसे देखो 125 के बाद सीधे 253 आ गया। तो अब यहाँ पे गुणा भाग लगाने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर या क्यूब लगाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों संख्याओं को गौर से देखें। ये मैं बिल्कुल बेसिक डिस्कशन कर रहा हूँ। इन दोनों संख्याओं को गौर से देखें तो 125 का 2 गुना होता है 250। मतलब क्या हुआ, 2 गुना कर दिया और उसमें कितना जोड़ दिया, और 3 जोड़ दिया, तो हमको 253 मिल गया। इसी प्रकार से इन दोनों को देखो, 13 और 29 को। 13 में अगर 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 26, और 3 जोड़ने पे मिलता है 29। इसी प्रकार 5 में अगर 2 का गुणा कर दें तो मिलता है 10, और 3 जोड़ने पे मिलता है 13। तो इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 3 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो 29 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 58, और 3 जोड़ने पे हमको मिलेगा 61, 61। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक सीरीज दी हुई है हमको, फिगर्स दिए हुए हैं। अगली चित्र कौन सा होगा जो हमको इस श्रृंखला में आएगा, वो ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। एक हमको डार्क सर्कल दिया हुआ है, एक स्टार दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। इन दोनों की तुलना करते हैं। ये सर्कल पहले यहाँ इस कॉर्नर पे था, फिर घूम के किधर आ गया, यहाँ आ गया। ठीक। ये स्टार जो बीच में था वो घूम के कहाँ आ गया, इस सर्कल की जगह आ गया। और ये जो स्क्वायर था वो इस स्टार की जगह आ गया। अब देखो फिर ये सर्कल, इन दोनों की अगर तुलना करें तो घूम के फिर से कहाँ, इस कॉर्नर पे आ गया। ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे, ये देखो ये आ गया। इन दोनों की तुलना करें तो ये सर्कल कहाँ पे आ गया, ये सर्कल घूम के अब इस जगह पे ये यहाँ आ गया। मतलब वो कॉर्नर पे घूमते जा रहा है। तो अब अगली आकृति में वो घूम के कहाँ जाएगा, इस जगह पे जाएगा। ऐसी आकृति ढूंढो जिसमें सर्कल ऊपर की तरफ है, तो वो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 3 और 4 हमारे रूल आउट हो जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से अब हमको करना है। अब देखो ये जो स्टार है इसका मूवमेंट कैसा हो रहा था। स्टार यहाँ पे था, यहाँ से घूम के कहाँ गया, इस कॉर्नर पे गया, ये आया। उसके बाद इस कॉर्नर से घूम के फिर कैसे आया, यहाँ से फिर बीच में आ गया, ये बीच में आ गया। फिर यहाँ से बीच में नीचे आ गया। मतलब जो ये हमारा मान लेते हैं स्क्वायर है, तो जो स्टार है वो इस लाइन पे घूम रहा है, इस लाइन पे घूम रहा है। तो अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से उठ के वापस कहाँ चले जाएगा, वापस से बीच में आ जाएगा। तो बीच में स्टार कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको और वैलिडेट कर लो। देखो ये जो स्क्वायर है वो इस लाइन पे घूम रहा है, जैसे स्टार इस लाइन पे घूम रहा था, ये स्क्वायर ये डॉटेड लाइन पे घूम रहा है। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर घूम के यहाँ आया। तो अब कहाँ आ जाएगा, या नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस प्रकार से ये हमारा सही उत्तर है। और आगे चलते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। गोलाकार मेज है, गोलाकार मेज बना लेते हैं। ये हमारी गोलाकार मेज है, इसका केंद्र कहाँ है, यहाँ है। तो 6 लड़कियां केंद्र की ओर इस तरफ मुख करके बैठी हुई हैं।
अब देखो उनका मुख किधर है, इधर है, तो राइट हैंड साइड किधर आ जाएगी, राइट हैंड साइड हमारी इस तरफ आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड किधर किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ, बायां इस तरफ आ जाएगा और दायां इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमसे क्या बोला गया है, एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एस आर के बाएं से तीसरे स्थान, मान लेते हैं ये जगह है जहाँ पे आर बैठा हुआ है, लड़कियां हैं यहाँ पे बैठा लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर मान लो यहाँ पे, अब उसका बायां किधर आएगा, वो देख रहा है केंद्र की ओर, तो राइट हैंड साइड इधर आ जाएगी, मतलब दायां, और लेफ्ट हैंड साइड किधर आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बायां, बाएं से तीसरे स्थान पे। तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलो, पी आर के ठीक दाएं और डी के ठीक बाएं बैठा है। पी जो है आर के ठीक दाएं मतलब एकदम निकटतम दाया, दाया कौन है यहाँ पे, पी है, और डी के ठीक बाएं, तो डी के ठीक बाएं मतलब डी कहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये डी के ठीक बाएं बैठा है। एम आर के ठीक बाएं बैठा हुआ है, आर का ठीक बायां कहाँ पे स्थान, ये रहा, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। के एस के ठीक दाएं और एम के ठीक बाएं है, के एस के ठीक दाएं, एस का ठीक दायां यहाँ पे, और एम का ठीक बायां वो भी यहाँ पे कौन है, के है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है डी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, डी का बायां, अब वो इधर है, तो उसका बायां किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। एक दो तीन, कौन बैठा हुआ है, डी, डी के बाएं से, बायां पूछा है, माफ कीजिए मैं दायां देख रहा था, एक दो तीन, कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी के बाएं से तीसरे स्थान पे, डी का बायां, बायां इधर ही आएगा, एक दो तीन, एम आएगा, उस केस में भी एम ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हेल्प लेंगे। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 पे, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 पे, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 पे, 8 10 12 मतलब +2 होते जा रहा है, तो यहाँ पे शुरू में क्या रहेगा, 6 रहेगा, 6 मतलब क्या होता है, एफ, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट। इसी प्रकार देखो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 पे, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 पे, और पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 पे, तो 12 14 16, तो शुरू में क्या रहेगा, 10 रहेगा, 10 मतलब क्या होता है दोस्तों, जे, एफ जे, एफ जे किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी रूल आउट हुआ। ई होता है हमारा 5 पे, जी होता है हमारा 7 पे, आई होता है 9 पे, 5 7 9, तो शुरू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मतलब सी, एफ जे सी। उसके बाद देखो जे होता है हमारा 10 पे, एल होता है हमारा 12 पे, और एन होता है हमारा 14 पे, 10 12 14, तो क्या आ जाएगा, शुरू में 8 आ जाएगा, 8 मतलब एच, एफ जे सी एच, एफ जे सी एच, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर साबित होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास दिया हुआ है सिलोजिज्म का प्रश्न, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ऑल ग्लव्स आर बैट्स, तो मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये ग्लव्स का है, ऑल ग्लव्स आर बैट्स, ये बड़ा सर्कल हो गया हमारा बैट्स का। उसके बाद देखो आर, ऑल स्टम्प्स आर बैट्स, तो अब स्टम्प्स है वो भी बैट्स के अंदर, ये हो गए स्टम्प्स। अब ग्लव्स और स्टम्प का कोई कनेक्शन आपस में है कि नहीं ये हमको अभी नहीं पता। ऑल बैट्स आर बॉल्स, तो सभी बैट्स हैं वो बॉल्स है, तो ये बड़ा वाला सर्कल किसका बन जाएगा, बॉल्स का बन जाएगा। ये हमारा वेन डायग्राम बनता है। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ऑल स्टम्प्स आर बॉल्स, ऑल स्टम्प्स, स्टम्प जो है बॉल के सर्कल के अंदर है, तो ये वाला तो सही साबित हुआ। दूसरे पे देखो ऑल बॉल्स आर ग्लव्स, तो ऑल बॉल्स नहीं सॉरी सम बॉल्स आर ग्लव्स, तो सम बॉल्स आर ग्लव्स, बॉल्स का कुछ हिस्सा ग्लव्स है, तो ये वाला भी सही साबित हुआ। सम ग्लव्स आर स्टम्प्स, ग्लव और स्टम्प का कोई कनेक्शन इस चित्र से साबित नहीं हो रहा, ये आपस में ओवरलैप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ये तीन को निश्चित रूप से नहीं
कहा जा सकता है कि अनुसरण कर रहा है। तो कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। एनालॉगी, लेटर एनालॉगी से संबंधित प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। रेन है RAIN, इसको लिखा गया है SZJM के रूप में। R हो गया 18 पे, A हो गया 1 पे, I हो गया 9 पे, N हो गया 14 पे, S हो गया हमारा 19 पे, Z हो गया हमारा 26 पे, J हो गया हमारा 10 पे, M हो गया हमारा 13 पे। 18 से 19 पे आए, +1 हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार होता है 27। 27 मतलब कितना हो गया, 27 से 26 पे आए मतलब -1 हुआ। 9 से 10 पे आए, ये +1 हुआ। और 14 से 13 पे आए मतलब -1 हुआ। +1 -1 +1 -1 इस तरीके से पढ़े हैं। SZJM, इसको कैसे लिखा गया है, GZM के। जी होता है हमारा 7 पे, Z होता है 26 पे, नहीं यहाँ पे ये है FALL, फॉल है FALL। हाँ, M हो गया 13 पे, K हो गया 11 पे। उसके बाद F हो गया 6 पे, A हो गया 1 पे, L हो गया 12 पे, L हो गया 12 पे। 6 से 7 पे आए, +1 हुआ। यहाँ पे फिर 27 से 26 पे आए, -1 हुआ। 12 से 13 पे आए, +1 हुआ। 12 से 11 पे आए, -1 हुआ। वही +1 -1। J होता है हमारा 10 पे, U होता है हमारा 21 पे, M होता है हमारा 13 पे, P होता है हमारा 16 पे। +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 मतलब क्या होता है दोस्तों, K। -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। 20 मतलब होता है T। KT किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, MN लाइन पे जब मिरर रखा हो तो। 9 है तो 9 कैसा बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद A है, A किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। 9 तो सभी में दिया हुआ था, कैपिटल A इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद स्मॉल E है, ये कैसा बन जाएगा, स्मॉल E इस प्रकार से बन जाएगा, ये इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का E किस में दिया हुआ है, 3 में नहीं दिया हुआ, ये कैपिटल है, तो ऑप्शन नंबर 1 बच रहा है, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी सिंपल तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। हाँ, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब देखो, शुरू में ही हमने डिस्कस किया था संख्याओं के बीच का अंतर। 19 के बाद 21 दिया हुआ है, फिर सीधे प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद 134, 538, 2600, मतलब गुणा भाग से ही हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना है। अब देखो, 19 और 21 में तो हम वैसे तो देखें तो +2 ही कर दें, 19 में 2 जोड़ दें तो हमको 21 मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो 134 और 538 दिया हुआ है। 134 मतलब 130 है, 130 का अगर 4 गुणा करें तो हमको 520 मिलता है, 13 चौक 52 होता है। मतलब अगर 134 में हम 4 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 13 चौक 52, 4 चौक 16 की 6 हासिल क्या है 1, 4 किया 12 और 1 13, हम 4, 536 +2, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे हमने इंटू 4 +2 किया। अब देखते हैं यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या माफ कीजिए, 538 है, इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 8 चौक 4 का गुणा करने पे तो हम 2000 के आसपास ही पहुंचेंगे। देखते हैं, फिर भी 8 चौक 32 की 2 हासिल क्या है 3, 3 चौक 12 और 3 15 की 5 हासिल किया 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 2152 ही हो रहा है। लेकिन अगर 500 और इसको, हाँ, अगर 5 का गुणा करें तो 538 में 5 का गुणा करें तो हमको मिलता है 2500 और 3800 का 38 का 5 गुना 190, मतलब कितना मिलेगा, 5 6 पंजे 8 पंजे 40 की शून्य, हासिल 4, 5 3 15 और 4 19 के 9, हासिल का आया 1 पच्चम 25 और 1 26, 2690 +2, मतलब ये क्या हुआ, इंटू 5 +2 हुआ, इंटू 4 +2 इंटू 5 +2। तो यहाँ पे देखो, फिर यही ट्रेंड को अगर माने तो इंटू 1 +2 हो जाएगा। 19 में 1 का गुणा करें और 2 जोड़ दें तो इंटू 1 +2 इंटू 4 +2 इंटू 5 +2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, इंटू 2 +2, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, इंटू 3 +2। तो
21 में अगर 2 का गुणा करें तो हमको मिलता है 42, 42 में 2 जोड़ने पे हमको मिलता है 44, तो 44 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या है। इसमें अगर 3 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 132 और 2 जोड़ने पे मिलेगा 134, मतलब ये वाली संख्या का भी वैलिडेशन पुष्टिकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके के लॉजिक के साथ हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ये है नॉर्थ डायरेक्शन, सीधी पंक्ति है तो मतलब ये वाली लाइन है। 7 व्यक्ति हैं तो 7 स्थान बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पे है तो मान लेते हैं डी ये रहा। अब इसका बायां, अच्छा लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा हमारे पास बायां, और राइट इस तरफ हो जाएगा। इसके बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो डी के बाएं स्थान से कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, ए है। डी सबसे दाएं बैठा हुआ है, सबसे दाएं मतलब डी यहाँ पे है, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, 2 स्थान बाकी है, 1 2, अगर यहाँ पे तो फिर एफ को यहाँ होना चाहिए लगी, लेकिन यहाँ पे तो डी है, तो अब एफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 2 व्यक्ति है। बी एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी एफ का निकटतम पड़ोसी, तो बी यहाँ पे हो गया। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी और डी के बीच में डी है ना, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखो जी का एक निकटतम पड़ोसी तो सी हो गया, यहाँ पे जी आ नहीं सकता, तो जी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब कौन सा व्यक्ति बच रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच रहा है, तो ये यहाँ पे ई आ जाएगा। अब क्या है, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये रहा एफ और ये रहा सी, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। अब देखो, सभी टोटल 5 लेटर दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं, इनके बीच में कॉमन कौन सा है, देखो पीई सभी में कॉमन है, पीई सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, पहले में बच रहा है ए एन यू टी, दूसरे में क्या बच रहा है, ए एस ए एन टी, तीसरे में क्या बच रहा है, ए सी ओ सी के, चौथे में क्या बच रहा है, ए सी एच, और पांचवे में क्या बच रहा है, एन सी आई एल। सभी का सभी में देखो तो शुरू के 4 में लेटर ए पहला है, तो अब इनमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एन तो बाद में आता है, ए पहले आता है। तो अब देखो ए सभी में कॉमन है, फिर दूसरा लेटर क्या है, सी है। यहाँ पे अब देखो सी किस किस में कॉमन मिला हमको, 3 में मिला, 4 में मिला, तो ये सी भी कॉमन। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एच है, तो एच पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर मतलब लेटर नंबर 4 आएगा। 4 से शुरू होने वाले कौन कौन से ऑप्शन है, तो 2 रूल आउट हुआ और 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद क्या आएगा, अब देखो ए सी ओ हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 तो वैसे ही आ रहा है, ये देखो दोनों जगह, तो ये 3 भी खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या क्या बच रहा है, ए एस ए एन टी, और उसके बाद ए एन, समझ में आता है हमको देखने पे कि ये ए कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एन, एन पहले आता है, तो 4 3 ए, 4 3 1, 4 3 1, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हम कॉमन लेटर्स को पहले ही काट चुके हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। समीकरण कौन सा दिया हुआ है, ए प्लस क्यू माइनस आर प्लस के माइनस वाई, दो दो के कंपैरिजन कर लेते हैं। ए प्लस के, प्लस का अर्थ क्या होता है, जी प्लस एच मीन्स जी इज डॉटर ऑफ एच, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की डॉटर है। पहले वाला कौन है, ए, वो किसकी डॉटर है, वो डॉटर है क्यू की, डॉटर है, इसलिए माइनस का साइन, और ये क्या हो जाएगा, क्यू। इन दोनों का कंपेयर करते हैं, क्यू माइनस आर, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का हस्बैंड है। पहले वाला कौन है, क्यू, वो किसका हस्बैंड है, आर का, तो ये हस्बैंड है, इसलिए ये डबल साइडेड हस्बैंड वाइफ है, डबल साइडेड एरो, और ये आर ये वाइफ हो जाएगी।
आर और के को देखो, प्लस के साइन का अर्थ क्या हो जाता है, प्लस के साइन का अर्थ हो जाता है पहले वाला दूसरे वाले की बेटी है। पहले वाले कौन है, आर, वो किसकी बेटी हो जाएगी, के की बेटी हो जाएगी। ये के यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ए, ये क्यू प्लस ये आर माइनस और ये के। उसके बाद देखो के माइनस वाई, माइनस का अर्थ क्या था, पहले वाला दूसरे वाले का पति है। पहले वाला कौन है, के, वो किसका पति है, वाई का पति है, ये वाई। ये फैमिली ट्री बनती है। हमसे पूछा क्या है के, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के और ए का क्या संबंध है, माफ कीजिए। अब देखो के और वाई पति पत्नी है, उनकी बेटी कौन है, आर बेटी का पति है, क्यू मतलब ये दामाद हो गया, और ये इन दोनों की संतान कौन है, ए। तो ए जो है इनकी नातिन है, मदर्स। तो हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के जो है उसकी माँ का पिता है, मतलब नाना है, मदर्स फादर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। फैमिली ट्री बनाते से ही हमने हमारा उत्तर ज्ञात कर लिया। लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है ARCS, इसको लिखा है ENHN के रूप में। ए होता है हमारा 1 पे, आर होता है 18 पे, सी होता है हमारा 3 पे, एस होता है हमारा 19 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे, एच होता है 8 पे, एन होता है 14 पे। अब देखो कैसा दिया हुआ है, 1 से लेके 5 पे आए +4 हुआ, 18 से लेके 14 पे आए मतलब -4 हुआ, 3 से लेके 8 पे आए मतलब +5 हुआ, और 19 से लेके 14 पे आए मतलब -5 हुआ, +4 -4 +5 -5। अब देखो यहाँ पे GHAT, इसको कैसे लिखा गया है, KDFO। जी होता है हमारा 7 पे, एच होता है 8 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे, के आ गया 11 पे, डी आ गया 4 पे, एफ आ गया हमारा 6 पे, ओ आ गया 15 पे। देखो 7 से 11 पे आए +4, 8 से 4 पे आए -4, 1 से 6 पे आए +5, 20 से 15 पे आए -5, +4 -4 +5 -5। अब देखो एम यू एस के 13, 21, 19 और 11 +4 कर देंगे ये हो जाएगा 17, -4 कर देंगे ये हो जाएगा 17। ये क्यू, ये क्यू, क्यू क्यू से कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा हमारा। अब देखते हैं फिर यहाँ पे देखो अल्फाबेट से संबंधित वर्णमाला है TRP, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात लेटर ज्ञात करना है। T20, R18, P16, N14, L12, J10, और 10 के बाद 2 घटा देंगे तो 8 मिलेगा, 8 मतलब H, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। अच्छा, फिर से कोडिंग डिकोडिंग। डिस्टेंस फेस को ह्यूमन सेड के रूप में लिखा गया है, फेस स्टेयर्स को सेड ओवर पावर के रूप में, और इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस फेस, इसको कैसे लिखा गया है, ह्यूमन सेड के रूप में। बस लिखेंगे और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। फेस स्टेयर्स, इसको कैसे लिखा गया है, सेड ओवर पावर। डिस्टेंट डिस्टेंट कप, या तो ये डिस्टेंट होगा या ये डिस्टेंस होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, शायद कुछ टाइपिंग एरर है। अब इसको लिखा गया है ह्यूमन टी के रूप में। उसके बाद स्टेयर्स कप, इसको कैसे लिखा गया है, ओवर पावर टी के रूप में। क्या पूछा है, फेस का क्या कूट शब्द है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, डिस्टेंस और फेस। यहाँ पे फेस और स्टेयर्स कॉमन क्या निकला, फेस निकला। इधर देखो यहाँ पे क्या है, कोड में ह्यूमन सेड, सेड ओवर पावर, सेड कॉमन निकला, मतलब फेस के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, फेस कॉमन था यहाँ पे सेड कॉमन है, तो फेस के लिए सेड इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। हाँ, नंबर एनालॉजी 169, 169, 182 से कनेक्टेड है, उसी प्रकार 225, 240 से कनेक्टेड है। अगर आपको स्क्वायर ठीक से याद है 1 से लेके 40 तक की संख्याओं के, और क्यूब ठीक से याद है 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के, तो ये वाले प्रश्न को आप मात्र
6 से 7 सेकंड में हल कर लोगे। कैसे? देखो 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। इसी प्रकार 225 जो होता है वो 15 का वर्ग होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये 182 है, 13 का वर्ग क्या होता है 169, 169 में फिर से 13 जोड़ दो तो हमको मिलता है 182। इसी प्रकार 15 का वर्ग होता है 225, 225 में फिर से 15 जोड़ दो तो हमको क्या मिलता है, दूसरी संख्या 240 मिल जाती है। मतलब a इज टू b है, तो हमने क्या किया है, a का वर्ग में वापस a जोड़ दिया है तो हमको दूसरी संख्या b मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ दिया हुआ है 306, 306 के आसपास के वर्ग कौन से होते हैं, 306 के पास का वर्ग होता है 17 का वर्ग 269, और उधर आगे बढ़े तो 18 का वर्ग होता है 324, लेकिन यहाँ पे तो जोड़ा गया था तो 269 में वापस 17 जोड़ दो तो हमको क्या मिलता है, 306 मिलता है। मतलब 269 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।